वो दोनों तेजी से साहिल समुंदर की तरफ जा रहे थे। साहिल समुंदर के साथ ही एक वीरान और ख़तरनाक इलाका शुरू हो जाता था। यहाँ के बारे में मशहूर था कि जो भी जाता है वो जिंदा वापस नहीं आता, लेकिन उन दोनों को किसी तरह काली पहाड़ी तक पहुँचना था। ये एक पहाड़ी इलाका था। वो दोनों तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे। यहाँ पर कम ही लोग आते थे। वजह यहाँ पर मौजूद बुलंदो बाला पहाड़ थे, जिनको सर करने का खतरा कोई भी मोल नहीं ले सकता था। पहले पहल चंद लोग यहाँ आए भी, लेकिन उनका वजूद किसी को भी ना मिल सका। इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी थी कि यहाँ पर खतरनाक जानदार भी थे, जिससे अपने आप को बचाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। इस इलाके में दाखिल होने से पहले ही एक बोर्ड लगा नजर आता, जहाँ पर खतरे का अलार्म मौजूद था। उन्हें इस बारे में अच्छी तरह पता था, लेकिन अपने मकसद को हासिल करने के लिए उन्होंने ये खतरा भी मोल ले लिया। थकावट से उनका बुरा हाल था। सूरज आग बरसा रहा था, जबकि वो मुसलसल और तेज तेज चलते जा रहे थे। भूख से उनका बुरा हाल था। थोड़ी ही देर बाद वो जंगल के अंदर दाखिल हो गए। चंद ही फासले पर उन्हें जंगली बकरे घास चरते हुए नजर आए। उन्हें देखकर बदर ने अपने होठों पर जुबान फेरी। वो 3 दिनों से पेट भरकर खाना नहीं खा पाए थे। उनमें हिम्मत बाकी नहीं बची थी। बदर ने लड़की को वहीं ठहरने का कहा और आखिरी बचे हुए तीर की तरफ देखा। उसे बहुत होशियारी से काम लेना था, क्योंकि जंगली बकरों के कान बहुत तेज होते हैं और उनकी हिस्सात बहुत तेज होती हैं। बदर ने अपनी पोजीशन संभाली और ऐसी जगह पर जाकर खड़ा हुआ जहां वो आराम से निशाना ले सकता था। खुशकिस्मती से तीर कमान से निकलकर एक बकरे के अंदर पिवस्त हो गया, जबकि बाकी बकरे वहां से भाग निकले। दोनों के लिए यही काफ़ी था। दोनों तेज़ी से आगे बढ़ने लगे और उस बकरे को साफ करके खाने लगे, और वो दोनों एक जगह पर जाकर बैठ गए और खाना खाने लगे। लड़की ने एक नज़र अपने भाई की तरफ देखा, जो बड़ी रग़बत से खाना खा रहा था, और उसके जहन में वो मंजर घूमने लगा। कुछ सालों पहले ही की बात है। वो अपने माँ बाप के साथ दस्तरखान पर बैठी बड़ी रग़बत से खाना खा रही थी और अपनी माँ से सवाल कर रही थी कि छोटा मेहमान कब आएगा। उसे अपने भाई से मिलने की बहुत जल्दी थी और उसकी माँ उसे कह रही थी कि बहुत जल्द अपने भाई से मिलोगी। उसके साथ साथ वो अपने बाप से छोटी छोटी बातें कर रही थी। लेकिन फिर अचानक मंजर बदल गया। कुछ ही सालों बाद बाप का इंतकाल हो गया, और सिर्फ यही नहीं, वो जालिम शख्स उसकी ज़िंदगी में आ गया, जिसने हर चीज़ तहस नहस कर दी और उनकी माँ को उनसे छीन लिया। अब वो अपने भाई के साथ तन्हा थी। उस शख्स का सोचते ही लड़की के चेहरे के तासुरात बदलने लगे। बदर को गड़बड़ का एहसास हुआ। तुम ठीक तो हो? बदर ने फिक्रमंदी से पूछा। बानो एकदम चौंकी और कहने लगी, हाँ मैं ठीक हूँ, चलो अब चलते हैं। तुम्हें लगता है कि वो हम दोनों को कबूल कर लेगा और हम दोनों की मदद करेगा? बदर के लहजे में फिक्रमंदी थी। लड़की कहने लगी, मैं कुछ भी नहीं कह सकती, लेकिन हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। अगर हमें उस जालिम इंसान से बदला लेना है और अपना मकसद हासिल करना है, तो हमें ये सब करना पड़ेगा, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। लड़की तेजी से बोली। उसका लहजा ठोस और पुरज़म था। बगैर किसी डर और खौफ के वो अपने रास्ते में आने वाले हर तूफान से मुकाबला करने के लिए तैयार थी, जबकि लड़के की आंखों में अभी तक खौफ मौजूद था। शायद उसकी वजह यह भी थी कि वो अपनी बहन के निस्बत कम उम्र था। अभी उसने ज़माने का वो रंग नहीं देखा था जो उसकी बहन देख चुकी थी। वो इन हालात से नहीं गुजरा था जिन हालात ने उसकी बहन को चट्टान जैसा सख्त बना दिया था। 7 दिनों का रास्ता था। 3 दिन उनके मुकम्मल हो चुके थे। अब मज़ीद 4 दिन उन्होंने सफ़र करना था। ये 4 दिन बहुत ख़तरनाक साबित होने वाले थे। इस जंगल का शुमार दुनिया के ख़तरनाक तरीन जंगलों में होता था। यहाँ के जानवरों के साथ साथ पौधे और दरख्त भी बहुत ख़तरनाक थे, और कई ज़्यादा जहरीले भी थे, जो इंसानों को लम्हों में भी ख़त्म कर देने का कमाल रखते थे। दोनों थोड़ी देर वहाँ बैठने के बाद उठे और दोबारा चलने लगे। उन्हें जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुँचना था। वो दोनों तेज़ी से दौड़ते जा रहे थे, लेकिन फिर अचानक जाकर वो रुक गए, क्योंकि जंगल के दरमियान में जाकर 2 रास्ते निकलते थे। उन रास्तों को देखकर लड़की एकदम बौखला गई। वो अपनी माँ की बात को भुला चुकी थी। उसे याद नहीं था कि उसकी माँ ने दाएं रास्ते का कहा था या बाएं रास्ते का। वो अपने जहन पर जोर डालने लगी और सोचने लगी, जब उसका भाई
उसे यूं खामोश खड़ा देखकर परेशान हो गया और पूछने लगा क्या हुआ है। तब लड़की ने उसे अपनी परेशानी बताई। कभी वो दाएं रास्ते का कहती और कभी बाएं रास्ते का कहती। फिर तंग आकर बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमने वहां तक जाने के लिए इतना मुश्किल रास्ता क्यों चुना, जबकि हम रामू काका से भी मदद ले सकते थे। उसकी बात सुनकर लड़की ने चंद लम्हे अपने भाई को घूरा और फिर कहने लगी, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने रामू काका से मदद के लिए नहीं कहा होगा? उन्होंने मुझे साफ साफ कह दिया था कि वो हम लोगों की मदद नहीं कर सकते। मैंने उनसे वजह पूछी लेकिन उन्होंने मुझे कोई भी वजह नहीं बताई। बदर खामोश हो गया। अब वो दोनों सोच रहे थे कि वो क्या करें। कुछ सोचते हुए लड़की ने एक रास्ते की तरफ इशारा किया और कहा, हमें यहाँ से जाना चाहिए। तुम्हें यकीन है कि ये रास्ता ठीक होगा? बदर ने फिक्रमंदी से पूछा। मेरा दिल मुझे यही कह रहा है कि ये रास्ता ठीक है। मैंने सुना है कि हमेशा वही काम करना चाहिए जिसके लिए दिल राजी हो। लड़की ने मुस्कुराते हुए अपने भाई को जवाब दिया, जबकि उसका भाई उसकी इस बात पर सर पकड़कर रह गया। वो दोनों आगे बढ़ने लगे। जंगल मजीद घना और गहरा होता जा रहा था। उनसे ऊंचे लंबे दरख्तों की वजह से दिन में भी रात का समा मालूम होता था, लेकिन उनकी चमकती आंखें ऐसे मौके पर भी साफ देख सकती थी। खतरनाक हशातुलर जमीन पर रेंग रहे थे, जबकि छोटे छोटे जहरीले जानदार आगे पीछे जा रहे थे। वो दोनों खुद को उन जानदारों से बचते बचाते आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि अपनी हिफाजत के लिए उनके पास ताकतें मौजूद ना थीं। लड़की के कानों में अचानक अपने भाई की चीखती हुई आवाज़ पड़ी। उसने खौफजदा होकर पीछे देखा। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो अपने भाई को कहीं दूर फेंक दे। इतना जवान और ताकतवर होने के बावजूद वो इस कदर डरपोक था कि गुलहरी से डर गया। तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, ये कहकर वो दोबारा चलने लगी। बदर ने अब बहन का बाजू पकड़ लिया था। उसकी इस हरकत पर बानो मुस्कुरा दी। थोड़ी ही देर बाद वो दोनों एक अजीबो गरीब जगह पर पहुंच गए। वहां छोटे छोटे दरख्त थे, लेकिन उनकी जड़ें बहुत लंबी और बाहर निकली हुई थीं। वो दोनों उन्हें देख ही रहे थे कि अचानक जड़ों ने उनके कदमों से उन्हें पकड़ लिया और वो हवा में लहराने लगी। बदर की चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगी। बदर का कमान उसके हाथ से गिर गया था। बदर जितना चीख रहा था, वो जड़ें उतना ही उसे अपने अंदर समाने की कोशिश कर रही थी और उसे जकड़ती जा रही थी। लड़की ने बदर को खामोश रहने का कहा, लेकिन वो उसकी आवाज़ नहीं सुन रहा था और बदर की बढ़ती हुई आवाज़ के साथ साथ उसके ऊपर जड़ों की गिरफ्त बढ़ती गई। यही हाल लड़की का था। उन्हें मौत अपने सामने नजर आ रही थी। उन्हें लग रहा था कि वो कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। दोनों का सारा जिस्म जड़ों के अंदर छुप गया। अब उनकी सिर्फ आंखें ही थी जो नजर आ रही थी। दोनों के दिल तेजी के साथ धड़क रहे थे। वो खुद को छिड़वाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नाकाम हो रहे थे। दोनों का दम घुटने लगा और उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा कि अचानक ही जड़ों की गिरफ्त कमज़ोर हो गई। जैसे ही गिरफ्त कमज़ोर हुई, दोनों के जिस्म में जैसे तवानाई आ गई और वो अपने आप को छुड़ाने लगे, बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। थोड़ी ही देर बाद धर्म की आवाज़ से वो ज़मीन पर जा गिरे। वहाँ पर उन्होंने एक बूढ़ी औरत को देखा। वो बूढ़ी औरत मुसलसल उन जड़ों को काट रही थी। उसने अपने हाथों में एक तेज़ हथियार पकड़ रखा था, जिसकी मदद से उसने उन दोनों को आज़ाद किया था। बूढ़ी औरत उन्हें वहाँ से निकलने का इशारा कर रही थी। वो दोनों बूढ़ी औरत के बताए हुए रास्ते पर सरपट दौड़ने लगे। पीछे देखे बगैर वो दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे। उनकी सांस बुरी तरह फूल चुकी थी, जबकि उनका जिस्म दुखने लगा था। ऐसा उनके साथ पहली बार हुआ था। जिंदगी में पहली बार वो खुद को कमज़ोर महसूस कर रहे थे। थोड़ी ही देर बाद वो एक झोंपड़ी के पास पहुंचे और वहां जाकर दम लिया। उनके जिस्म अभी तक कांप रहे थे। आज मौत को इतने करीब से देखकर दोनों के रोंगटे खड़े हो गए थे। थोड़ी ही देर बाद वहां पर बूढ़ी औरत पहुंची। वो काफ़ी जख्मी हो चुकी थी। लड़की ने आगे बढ़कर उसे संभाला और कहने लगी, हमें समझ नहीं आ रही कि हम आपका कैसे शुक्रिया अदा करें। बदर ने भी अपनी बहन का साथ दिया और शुक्रिया के कलमात अदा किए। उसके बाद बानो ने बूढ़ी औरत की मरहम पट्टी की। तुम दोनों इस कदर खतरनाक जंगल में क्या कर रहे हो? बूढ़ी औरत ने पूछा। लड़की और बदर ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहने लगे कि हमें अपने राजा से मिलने के लिए जाना है। इसके साथ ही वो दोनों बोले, आप हमारी बात नहीं समझेंगी। बस आप ये समझ लें कि हमारा बहुत बड़ा मकसद है, जिस मकसद में कामयाब होने के लिए हमें किसी की मदद हासिल करनी है। बानो मजीद कुछ कहती कि उसने देखा वो बूढ़ी औरत एक नागिन में तब्दील हो गई।
दोनों बहन भाइयों का मुंह खुले का खुला रह गया। वो उसे एक आम इंसान समझ रहे थे, जबकि वो एक नागिन थी। थोड़ी ही देर बाद वो दोबारा इंसानी रूप में आ गई और मुस्कुराकर कहने लगी, मैं एक नागिन हूँ। काफ़ी सालों से मैं यहाँ पर हूँ। मैं तुम दोनों को पहली नज़र में ही देखा। मैं पहचान गई, क्योंकि तुम दोनों की आंखों की चमक आम इंसानों की निस्बत बहुत ज़्यादा थी, और यही नाग और नागिन की निशानी भी है। लेकिन अफसोस कि तुम लोग मुझे पहचान नहीं पाए। वान और बदर पहले थोड़ी बेचैनी महसूस कर रहे थे, लेकिन अब उनकी सारी बेचैनी ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि वो अपनी बिरादरी की औरत के साथ ही मौजूद थे। बूढ़ी नागिन दोनों को कहने लगी, अब मुझे बताओ कि क्या मामला है। दोनों कहाँ जा रहे हो? बदर और बानो उसके साथ ही नीचे ज़मीन पर बैठ गए और बानो ने बात शुरू की। ये कहानी मेरी माँ से शुरू होती है और शायद मेरी माँ पर ही आकर ख़त्म होगी। ये कहते हुए उसकी आंखों में ढेर सारा पानी जमा हो गया। एक दुख और कर्ब उसके चेहरे पर फैल गया। बूढ़ी औरत ने उसे तसल्ली दी। बानो ने दोबारा बात शुरू की। मेरी माँ को शुरू से ही इंसान बहुत ज़्यादा पसंद थे। वो अपने अब्बा से इंसानों की कहानियाँ सुना करती थी। उसे इंसानी दुनिया में जाने का बहुत शौक था। जब 100 साल गुजर गए और वो इच्छाधारी नागिन में तब्दील हो गई, उसने अपनी माँ से इंसानी दुनिया में जाने की जिद की। उसकी माँ डर रही थी, क्योंकि वो अपनी बेटी की जुनूनियत के बारे में जानती थी कि वो इंसानों के लिए किस कदर जुनून रखती है। उसे इस चीज़ का भी खौफ था कि कहीं वो किसी इंसान से मोहब्बत ना कर बैठे। उसने सबसे पहले अपनी बेटी को यही बात समझाई, क्योंकि उसकी माँ जानती थी अगर उनकी बेटी ने एक कदम उठाया तो नाग राजा उसे बरादरी से बेदखल कर देगा। और यूँ अपनी माँ से वादे लेकर मेरी माँ इंसानों की दुनिया में आ गई। सबसे पहले उसने जंगलों का रुख किया, क्योंकि उसके घर वालों ने उसे इंसानों की आबादी से दूर रहने का कहा था। वो जानते थे कि इंसान किस कदर जालिम है। अगर वो किसी सपेरे के हाथ लग गई तो वो उसे हमेशा के लिए कैद कर लेगा और सारी ज़िंदगी उसका फ़ायदा उठाता रहेगा। यूँ उसकी आज़ादी ख़त्म हो जाएगी। मेरी माँ ने अपने घर वालों से वादा किया और जल्द वापस आने का कहकर जंगलों में घूमने लगी। उसे सब कुछ बहुत नया लग रहा था। वो बहुत खुश थी। उसकी देरीना ख्वाहिश पूरी हो गई थी। एक दिन इंसानी रूप में वो जंगल में घूम रही थी, जब उसे किसी की बातें करने की आवाज़ आई। मेरी माँ ने बताया कि वो एक दरख्त के पीछे छुपकर देखने लगी कि वहाँ पर क्या हो रहा है। उधर उनकी नज़र मेरे बाप पर पड़ी और वहाँ मेरी माँ उन्हें दिल दे बैठी, जबकि वो जानती थी कि ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन वो अपने दिल के हाथों मजबूर हो चुकी थी। कई दिन और कई रातें उनकी बेचैन गुजरी। उनकी वापसी के दिन करीब आ रहे थे और वो अपने दिल की कैफियत समझ नहीं पा रही थी। उनका दिल वापस जाने को राज़ी नहीं हो रहा था। उन्होंने इस चीज़ का भी पता लगा लिया था। मेरा बाप एक लकड़हारे का बेटा था, जो कि मेरे दादा के साथ यहाँ पर लकड़ियाँ काटने के लिए तकरीबन रोज़ ही आता था। मेरी माँ रोज़ छुपकर उसे देखती, लेकिन उसके सामने जाने की जुर्रत ना करती। दूसरी तरफ जब मेरी माँ अपनी दुनिया में लौट कर ना गई, वहाँ से नाग राजा ने मेरी माँ के लिए पैगाम भिजवाया कि एक दिन के अंदर अंदर वापस आ जाओ। मेरी माँ ने अज़म कर लिया था कि उन्होंने आगे क्या करना है। वो नाग राजा के सामने हाजिर हुई और इसके सामने एक इंसान के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। नाग राजा उसकी ये बात सुनकर तैश में आ गया और उसे बरादरी से निकाल देने की धमकी दी। इस चीज़ का मेरी माँ पर कुछ असर ना हुआ। मेरी माँ मुझे बताती थी कि उनके घर वाले उन्हें समझा समझा कर थक गए, लेकिन उनकी आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बन चुकी थी, जबकि वो इस बात से भी अनजान थी, न जाने जिसकी मोहब्बत में वो गिरफ्तार है वो उनमें दिलचस्पी लेगा भी या नहीं। और यूँ वो अपनी बरादरी से बगावत करके दोबारा इंसानी दुनिया में आ गई। बूढ़ी औरत बगौर बानो के चेहरे को देख रही थी। अचानक बानो की आंखें चमकी और वह दोबारा कहने लगी, एक दिन मेरी माँ मेरे बाप के सामने चली गई और उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। मेरे बाप ने जब मेरी माँ को देखा वो मबहूत रह गया, क्योंकि मेरी माँ एक बहुत ही हसीन औरत थी। उसकी स्याह आंखें जिनमें सहर अंगेजी थी, दूधिया रंगत, लंबे स्याह बाल और खूबसूरत नक्श जो किसी को भी अपना दीवाना कर देते। और यही हाल मेरे बाप का पहली नज़र में हुआ। वो मेरी माँ का दीवाना हो गया और जल्द ही मेरी माँ ने मेरे बाप से शादी कर ली। मेरे दादा इस बात पर बहुत नाराज़ हुए और कई बरस उन्होंने अपने बेटे को घर में दाखिल ना होने दिया। जल्द ही उनकी नाराज़गी ख़त्म हो गई। मेरी माँ ने किसी को भी नहीं बताया था कि वो एक नागिन है, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये भी थी कि मेरे बाप ने कई बार मेरी माँ के सामने नागों से नफ़रत का इजहार किया था। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि मेरी दादी की मौत एक नाग के डसने की वजह से हुई।
اس کے بعد میری ماں نے اپنے لبوں پر چپ ساتھ لی اور انسانوں کے روپ میں انسانوں کی بستی میں ہی رہنے لگی، لیکن اسے ہر وقت ایک ڈر لگا رہتا کہ کہیں سپیرا نہ آ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ گھر سے بہت کم باہر نکلتی۔ اور 1 سال بعد میری ماں امید سے ہو گئی۔ میرا باپ میری ماں کا بہت خیال رکھتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ایک خلا باقی تھا۔ وہ خلا ان کے اپنے خاندان والوں کی محبت کی کمی کی وجہ سے تھا۔ امید سے ہونے سے پہلے انہوں نے کئی بار اپنے گھر والوں سے ملنے کی کوشش کی، لیکن ان کے گھر والوں نے ان سے ہر قسم کا تعلق ختم کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ ہمارے دادا کی اپنی زمینیں بھی تھیں، جہاں پر وہ ہر سال فصل اگاتے تھے اور جس سے آمدنی کا ایک بڑا حصہ گھر میں آتا تھا۔ گھر میں خوشحالی تھی، کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں تھی، لیکن یہ محنت طلب کام تھا۔ شادی کے 1 سال بعد میں نے اپنی ماں کے گھر میں جنم لیا۔ اس وقت میرا باپ گھر میں موجود نہیں تھا۔ دائی نے جب دیکھا کہ میری ماں نے ایک سانپ کو جنم دیا ہے، وہ خوف زدہ ہو گئی اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ صبح ہونے میں ابھی تھوڑا وقت باقی تھا۔ میری ماں جلد از جلد صبح ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ بات بھی مجھے میری ماں کی ڈائری سے ہی پتہ چلی کہ جیسے ہی مجھ پر سورج کی شعائیں پڑیں، میں دوبارہ انسانی روپ میں آ گیا۔ اس سے تھوڑی دیر بعد ہی دائی کو ہوش آ گیا۔ ماں اس سے پوچھنے لگی کہ تمہیں کیا ہوا تھا، جبکہ وہ پریشان تھی۔ اس نے یہی کہا کہ اس نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہوگا اور وہاں سے چلی گئی۔ مجھے بہت چھوٹی عمر میں ہی پتہ چل گیا تھا کہ میری ماں ایک ناگن ہے اور میں بھی ایک ناگن ہی ہوں، جبکہ میرا باپ ایک عام انسان ہے۔ میں عام بچوں کی نسبت بہت طاقتور تھی اور اپنی عمر کے بچوں سے کافی بڑی دکھائی دیتی تھی۔ 12 سال کی عمر میں ہی میں 16 سال کی دکھائی دینے لگی تھی۔ ان سالوں میں میرے باپ کا ایک بیماری کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، اس وجہ سے ہم ان کا علاج نہیں کروا پائے۔ میرے باپ کی موت کے بعد میری ماں بہت خاموش رہنے لگی تھی۔ وہ ہر وقت اداس رہتی یا میرے باپ کو یاد کر کے روتی رہتی۔ جب ان سے ان کا غم برداشت نہ ہوتا، وہ مجھ سے باتیں شیئر کرنے لگتی۔ امی کی حالت دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ وہ دوبارہ امید سے تھی۔ ایک دن میں اپنی ماں کے ساتھ کھیتوں میں بیٹھی ہوئی تھی، جب وہاں پر ایک ادھیڑ عمر آدمی آ کر رکا۔ ہم کھانا کھا رہے تھے۔ میری ماں کو دیکھ کر وہ چونک گیا اور چند لمحے میری ماں کو دیکھنے کے بعد بولا، مجھے کھانا چاہیے، جبکہ میری ماں کو اس کے خطرے کی بو آ رہی تھی۔ میری ماں نے اسے وہاں سے کھانا لے کر بھگایا اور مجھے لے کر جلدی سے گھر آ گئی۔ وہ ایک سپیرا تھا۔ میری ماں بار بار ڈر کر پیچھے دیکھ رہی تھی کہ کہیں وہ سپیرا ان کے پیچھے نہ جائے۔ اگلے دن انہوں نے یہاں سے نکل جانے کا فیصلہ کیا۔ ہم اپنے کھیتوں کے پاس پہنچ چکے تھے کہ میری ماں کی طبیعت دوبارہ خراب ہو گئی۔ میں اپنی ماں کو کھیتوں کے اندر لے کر گئی۔ وہاں میری ماں دوبارہ ناگن کے روپ میں آ گئی اور میرے بھائی کو جنم دے دیا۔ اس وقت میری ماں کافی کمزور ہو چکی تھی۔ میری ماں نے مجھے وہاں سے جانے اور بھائی کو اٹھانے کا اشارہ کیا۔ میں نے اپنے بھائی کو ہاتھوں میں اٹھا لیا اور کھیتوں سے باہر نکلنے لگے۔ میرے کانوں میں ہلکی ہلکی بین کی آواز جا رہی تھی، جو مجھے بھی پیچھے مڑنے پر مجبور کر رہی تھی، لیکن میں نے اپنے اوپر قابو رکھا اور اپنے بھائی کو اٹھا کر گاؤں والوں کے کھیتوں میں گھس گئی۔ وہاں پر گاؤں کی ایک عورت نے میری گود میں سانپ کا بچہ دیکھا تو شور مچا دیا کہ بانو نے سانپ کے بچے کو جنم دے دیا ہے۔ اس وقت ہلکا ہلکا اندھیرا تھا۔ میں بوکھلا گئی اور اپنے بھائی کو اٹھا کر وہاں سے بھاگنے لگی۔ اس کے ساتھ ساتھ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ماں کو کھونے کا دکھ بھی تھا، لیکن میں نے خود سے عزم کیا کہ میں سپیرے سے بدلہ لینے کے لیے ضرور آؤں گی۔ میں اپنے بھائی کو لے کر جنگلوں میں چلی گئی، کیونکہ گھر لے جانا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ مجھے پتا تھا کہ سپیرے کو اندازہ ہو چکا تھا کہ جس ناگن کو اس نے پکڑا ہے اس کی اولاد بھی اس کے جیسی ہوگی، اس لیے گھر میں جانا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ وہ کسی بھی وقت وہاں پر آ سکتا تھا، یا ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ وہ پہلے سے وہاں موجود ہو۔ میں جنگل میں بھاگتی جا رہی تھی۔ میں نے ہاتھ میں اپنے بھائی کو اٹھا رکھا تھا۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اب اس دنیا میں وہی میرا ایک سہارا تھا۔ اور پھر خوش قسمتی کے ساتھ اسی جنگل میں مجھے ایک بوڑھا ناگ مل گیا۔ اس نے میری مدد کی اور میرے بھائی کو پروان چڑھانے میں اس نے میرا ساتھ دیا۔ اگر وہ مجھے نہ ملتا تو میں ضرور کسی سپیرے کے ہاتھ لگ جاتی یا یوں ہی مر جاتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا انتقام لینے کا جذبہ بڑھتا جا رہا تھا۔ ہم دونوں بہن بھائی پیدائشی ہی بہت سی طاقتوں کے مالک تھے۔ ان طاقتوں کے بارے میں ہمیں آہستہ آہستہ پتہ چلنے لگا۔ میں بدر کے جوان ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ جب بدر کی عمر 17 سال ہو گئی، ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ناگ راجا کے پاس جائیں گے
और उससे मदद तलब करیں گے۔ ہم خوفزدہ بھی ہیں کہ کہیں وہ ہماری مدد کرنے سے انکار نہ کر دے۔ اپنی کہانی سنا کر بانو خاموش ہو گئی۔ بوڑھی عورت کہنے لگی، تم واقعی ایک بہت بہادر لڑکی ہو، مجھے تم پر فخر ہے۔ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ تم اپنی ماں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گی اور اس سپیرے سے بدلہ لے لو گی۔ لیکن جو راستہ تم لوگوں نے چنا ہے وہ غلط راستہ ہے۔ میں تم لوگوں کو صحیح راستہ بتا دیتی ہوں۔ تم لوگوں کی قسمت اچھی تھی جو میں تم لوگوں کو یہاں پر مل گئی، ورنہ یہ درخت اور ان کی جڑیں تم لوگوں سے تمہاری سانسیں چھین لیتی۔ لیکن ہمیں ہی اتنی مشکلات کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ اگر ہمارے علاوہ کسی ناگ کو وہاں جانا پڑے تو وہ منٹوں میں ہی پہنچ جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ رامو بابا کو بھی ایک دفعہ ناگ راجا سے ملنا تھا اور انہوں نے منہ ہی منہ میں ایک منتر پڑھا تو تھوڑی ہی دیر بعد وہ دونوں وہاں سے غائب ہو گئے اور اگلے ہی دن واپس بھی آ گئے، جبکہ ہمیں اتنے دن ہو گئے ہیں ہم یہاں پر خوار ہو رہے ہیں۔ بدر کافی چڑچڑا لگ رہا تھا۔ اس کے بعد سن کر وہ چند لمحے خاموش ہو گئی اور کہنے لگی کہ جن ناگوں کے بارے میں راجا کو علم ہوتا ہے، ناگ راجا کے پاس صرف وہی جا سکتے ہیں، لیکن جن ناگوں کے وجود کے بارے میں راجا کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ان کے راجا کے پاس جانے کے لیے مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ راجا صرف تمہاری ماں سے باخبر تھا۔ اس کی بات سن کر بانو اور بدر خاموش ہو گئے اور دوبارہ کہنے لگ گئے، کیا ناگ راجا ہماری مدد کرے گا؟ بوڑھی عورت کہنے لگی، اس بات کا مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے، لیکن مجھے تم دونوں پر یقین ہے کہ تم دونوں اسے راضی کر لو گے۔ بدر اور بانو نے وہ رات بوڑھی ناگن کے پاس ہی گزاری اور اگلے ہی دن اس سے اجازت لے کر وہاں سے نکل پڑے۔ اس بوڑھی عورت نے بدر اور ناگن کو ایک تیز دار ہتھیار دیا۔ یہ تم لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تمہارے کام آئے گا، کیونکہ وہ بھی جانتی تھی کہ اس جنگل میں جادو کام نہیں کر سکتا۔ جو کرنا تھا وہ اپنے بل بوتے پر ہی کرنا تھا، اور دونوں کو راستہ اچھی طرح سمجھا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے دونوں کو ایک نقشہ دیا جو کہ انہیں کالی پہاڑی تک پہنچا سکتا تھا۔ اس نے دونوں بہن بھائیوں کو اپنی دعاؤں کے سائے میں رخصت کیا۔ بدر اور بانو وہاں سے نکل پڑے۔ وہ سیدھے چلتے جا رہے تھے، راستے میں وہ دونوں رک گئے کیونکہ سامنے ایک بہت بڑی اور تیز بہتی ہوئی ندی تھی جسے ان دونوں نے پار کرنا تھا۔ بانو سوچ رہی تھی کہ کیا کیا جائے، جبکہ بدر بغیر سوچے سمجھے یہ کہنے لگا، یہ بھی کوئی سوچنے کی چیز ہے؟ لو، میں تمہیں ابھی یہ ندی پار کر کے دکھاتا ہوں۔ وہ بھول چکا تھا کہ یہاں پر اس کی طاقت کام نہیں آئے گی۔ وہ دریا میں چھلانگ لگانے ہی لگا تھا کہ بانو نے اسے پکڑ کر پیچھے پھینکا اور اسے ڈانٹنے کے انداز میں بولی، تم پاگل ہو، کبھی تو سوچا سمجھا کرو اور پھر کوئی فیصلہ لیا کرو۔ یہاں پر ہماری طاقتیں بے سود ہیں، تم کیوں اپنی جان خطرے میں ڈالنا چاہتے ہو؟ بدر برے برے منہ بنانے لگا اور کہنے لگا، کاش تم میری چھوٹی بہن ہوتی، پھر میں تمہیں بتاتا۔ بانو کو ندی میں کچھ اور گڑبڑ لگ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ نقشے میں بنے اس ندی پر کراس کا نشان تھا جو یہاں پر خطرے کا پتہ دے رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ آگے بڑھنے سے رک رہی تھی۔ اس نے ایک لکڑی کی چھڑی اٹھائی۔ جیسے ہی اس نے چھڑی کو پانی میں رکھا، 2-3 شکاری مچھلیاں پل بھر میں ہی آ کر اس چھڑی سے چمٹ گئیں اور اپنے تیز دانتوں سے اس لکڑی کو پل بھر میں ہی کھا گئی۔ یہ منظر دیکھ کر بدر کا منہ کھل گیا۔ بانو نے پلٹ کر بدر کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، ابھی کچھ دیر پہلے تمہارا بھی یہی حال ہونے والا تھا۔ وہ دونوں سوچنے لگے کہ اب کیا کیا جائے، وہ کیسے اس ندی کو پار کریں، لیکن ان کے ذہن میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ وہ بہت لمبی ندی تھی اور چڑھائی میں بھی اچھی خاصی تھی۔ بانو کی نظر گلہریوں پر پڑی۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے بدر کو اشارہ کیا اور گلہریوں کا شکار کرنے کے لیے کہا۔ جب انہوں نے اچھی خاصی گلہریوں کا شکار کر لیا، بدر انہیں کھانے ہی والا تھا کہ بانو نے اسے ڈانٹ کر پیچھے کیا اور کہا، یہ ہمارے لیے نہیں بلکہ ان مچھلیوں کے لیے ہے تاکہ ہم یہ ندی پار کر سکیں۔ بدر اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ اس کے بعد دونوں نے کشتی بنائی۔ رات کا اندھیرا چاروں طرف پھیلتا جا رہا تھا۔ بدر ابھی بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ بانو کیا کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ کشتی اچھی خاصی محفوظ تھی۔ دریا کے کنارے ہی بانو کو زہریلی جڑی بوٹیاں مل گئیں جو پانی کی وجہ سے پیدا ہوتی تھیں۔ بانو نے وہ جڑی بوٹیاں کشتی کی نچلی سائڈ پر باندھ دیں اور کچھ خود اٹھا لیں تاکہ اگر گلہریاں ختم ہو جائیں اور مچھلیاں ان پر حملہ کریں تو یہ لوگ اپنا دفاع کر سکے۔ کشتی کو پانی میں داخل کرنے سے پہلے ہی انہوں نے ایک گلہری پانی میں پھینک دی۔ باقی ساری مچھلیاں اس کی طرف بھاگی ہوئی گئیں۔ وہ مسلسل یہی عمل دہراتے رہے، لیکن جیسے ہی کشتی کنارے کے قریب پہنچی، کشتی ٹوٹ گئی اور بہت سارا پانی کشتی کے اندر جمع ہونے لگا۔
बदर कश्ती से बाहर छलांग लगा चुका था, जबकि बानो अभी तक कश्ती में मौजूद थी। वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार फिसलकर पानी की तरफ जा रही थी। उससे पहले कि मछलियां उसे सफाचट कर देती, बदर ने उसे खींचकर बाहर निकाल लिया। बानो का सांस बुरी तरह फूला हुआ था। वो खौफजदा नजरों से पानी की तरफ देख रही थी, जहां मछलियों ने उस कश्ती को मिनटों में ही साफ कर दिया। दोनों ने वो रात जंगल में ही गुजारी और सुबह दोबारा चल पड़े। थोड़ा आगे ही सहराई इलाका शुरू हो जाता था। शदीद गर्मी थी। सूरज सर के ऊपर चमक रहा था, जबकि पानी का कोई नामो निशान तक न था। बदर का प्यास के मारे बुरा हाल था। पहले पहल अपनी ताकतों की मदद से वो अपनी ख्वाहिशात पूरी कर लेता था, लेकिन अब वो एक आम इंसान की तरह ही था। उन दोनों में बिल्कुल भी हिम्मत ना बची थी। घुटनों के बल दोनों जमीन पर गिर पड़े। बानो ने नक्शा निकाल कर देखा। यहाँ पर एक गार थी, जिसको उन दोनों ने मिलकर तलाश करना था। बानो ने चारों तरफ नजरें दोहराई। वो बहुत बड़ा सहरा था। ना जाने वो कैसे इस गार को तलाश करेंगे। बानो कुफत से सोचने लगी। मुझ में मजीद चलने की हिम्मत नहीं है, बदर कहने लगा। बानो का भी यही हाल था। उसके जिस्म से जान खत्म हो चुकी थी। ये एकदम बादल कहाँ से आ गए? बदर को जब अपने ऊपर किसी चीज का साया महसूस हुआ, उसने यही समझा कि आसमान बादलों से भर गया है। लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली, वो चिल्लाने लगा और भागने लगा। बानो जो खामोशी से आंखें बंद किए रेत के ऊपर ही लेटी हुई थी, बदर की चीखों पर बौखला गई। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने देखा कि एक चील तेज रफ्तारी के साथ उसकी तरफ आ रही थी। फुर्ती के साथ बानो एक तरफ हटी और उठकर वहां से भागने लगी। बूढ़ी औरत के दिए हुए हथियार से वो अपना बचाव कर रहे थे, लेकिन उनमें मजीद लड़ने की हिम्मत नहीं थी। वो दोनों कमजोर पड़ते जा रहे थे। चीलों की तादाद बहुत ज्यादा थी और वो उनकी सोच से भी ज्यादा ताकतवर थे। बदर ने बानो को दाईं तरफ जाने का इशारा किया। अचानक बानो का पांव किसी चीज से टकराया और वो मुंह के बल जमीन पर गिरी। बानो ने पीछे पलट कर देखा। वो एक सुरंग का दरवाजा था। बानो ने जल्दी से वो दरवाजा खोला और बदर को उसमें छलांग लगाने का बोला। बदर ने उसमें छलांग लगा दी। बानो उसमें छलांग लगाने ही लगी थी कि चील ने उसे उठा लिया। बानो ने जल्दी से हथियार की मदद से चील के पांव को काटा और वो जमीन पर जा गिरी। बानो को लगा कि उसका जिस्म टूटकर चूर चूर हो गया है। वो उठने की नाकाम कोशिश कर रही थी। बदर ने जब बानो की यह हालत देखी तो उसे घसीटता हुआ सुरंग के अंदर ले गया। बानो बेहोश पड़ी थी। एक दिन के बाद बानो को होश आया। उसने आंखें खोलकर देखा तो अपने भाई की गोद में थी। उसे जागता देखकर बदर खुश हो गया और उठ बैठा। शुक्र है तुम ठीक हो। तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारी वजह से कितना परेशान हो गया था। मुझे लगता है कि तुम्हें भूख लगी होगी। देखो मैं तुम्हारे लिए कितना अच्छा खाना लेकर आया हूँ। बदर ने एक मोटा ताज़ा चूहा बानो के सामने किया। बानो ने अपने नाक पर हाथ रख लिया, क्योंकि इससे गंदी बदबू आ रही थी, लेकिन भूख भी बर्दाश्त से बाहर थी। मजबूरन बानो ने वो चूहा आंखें बंद करके खा लिया। बानो का जिस्म अभी भी दर्द कर रहा था, लेकिन उसने हिम्मत की और दोबारा सफ़र करने लगी। बदर ने उसे कहा कि हम मजीद एक दिन आराम कर लेते हैं, लेकिन बानो ने उसकी बात ना मानी। वो जल्द अज जल्द राजा के पास पहुंचना चाहती थी। थोड़ा ही रास्ता बाकी रह गया था। बानो ने नक्शे में देखा कि ये गार काली पहाड़ी की वादी में ही खुलती है। वो दोनों तेजी से चलते जा रहे थे। उन्हें इस बार में कोई भी परेशानी पेश ना आई और वो इसी पर खुश थे। जैसे ही वो गार से बाहर निकले, अंधेरे ने उनका इस्तकबाल किया। वो पूरी की पूरी वादी अंधेरे में डूबी हुई थी। अंधेरा देखकर बदर कहने लगा, इस वादी ने अपने नाम का मान रखा, और खुद ही कहकहा लगाकर हंसने लगा। वो बहुत ही खतरनाक थी। जगह जगह दलदल थे। अगर एक बार भी वो इसमें फंस जाते तो कभी भी इससे निकल ना पाते। उन्हें हर कदम सोच समझ कर रखना था। बचाते बचाते वो काफी आगे आ गए थे कि अचानक बदर का पाँव फिसला और वही हुआ। खौफ से सबसे पहले उसने बानो की बाजू पकड़ी और दोनों फिसलते हुए दलदल में जा गिरे। बानो का बस नहीं चल रहा था कि वो बदर के साथ क्या करते। वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, मगर मजीद अंदर धंसते जा रहे थे। तुमसे ज्यादा बेवकूफ़ इंसान मैंने अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखा। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि यह हरकत मत किया करो, लेकिन तुम्हें मेरी एक बार कही हुई बात समझ ही नहीं आती। अब इंतजार करो अपनी मौत का। वो दोनों गर्दन तक दलदल के अंदर धंसे हुए थे। बेबसी से बानो की आंखों में आंसू निकलने लगे। उसे अपना मकसद हाथों से निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। वो दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि उनकी मदद के लिए कोई आ जाए। इसके साथ साथ वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। बदर ने उसे बाहर निकलने से मना किया, क्योंकि वो जितना बाहर निकलने की कोशिश करती उतना ही अंदर धंस जाती।
बदर खुद भी शर्मिंदा था। उसकी गलती और नादानी की वजह से वो एक ऐसी मुसीबत में फंस गए जिससे निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यहाँ पर दूर दूर तक किसी का नामो निशान तक न था। सिर्फ गहरा अंधेरा था जो फैला हुआ था, जिसने हर किसी को अपनी लपेट में ले रखा था। अचानक उनके कानों में लोगों की आवाज़ें पड़ी। दोनों को लगा जैसे उन्हें नई जिंदगी की नवेद मिल गई हो। कुछ लोग बातें करते हुए उसी तरफ आ रहे थे। बानो ने चिल्लाना शुरू कर दिया, हमारी मदद करो, हम मुसीबत में हैं। उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो लोग इसी तरफ आ रहे थे। उन्होंने दोनों बहन भाइयों को जब दलदल में फंसे हुए देखा, वो बहुत परेशान हो गए। उनमें से एक आदमी ने साथ आए हुए लोगों को बानो और बदर की मदद करने को कहा। वो लोग काफ़ी अच्छे थे। उन्होंने दोनों बहन भाइयों को दलदल से बाहर निकाला और पूछा कि तुम दोनों अकेले कहाँ पर जा रहे हो। बदर पहले बोल पड़ा, हमें नागराजा से मिलना है, हमें उनकी मदद की ज़रूरत है। बानो ने अपने भाई को घूरा। अब दोबारा वो जल्दबाजी से काम ले रहा था। न जाने ये लोग कौन थे, उन्हें इस बारे में कुछ भी पता न था। क्या तुम हमारी बरादरी के हो? उन लोगों ने मशकूक नज़रों से देखते हुए पूछा। यकीनन ऐसा ही है, बानो ने जवाब दिया। उनकी बात से बानो को तसल्ली हुई कि वो लोग नागराजा के जानने वाले ही थे। लेकिन हम अभी आपको कोई भी तफसील नहीं दे सकते, हमें जल्द से जल्द नागराजा के पास पहुंचना है। उन लोगों ने बदर और बानो को अपने पीछे आने का कहा। थोड़े ही देर बाद वो पहाड़ी के ऊपर बनी एक बस्ती में दाखिल हो गए। बस्ती में दाखिल होते साथ ही दोनों की ताकतें वापस आ गईं। वो चुपचाप मुसलसल उस आदमी के पीछे चलते जा रहे थे। यहाँ पर उन्हें एक अपनायत का एहसास हो रहा था। मैं अपने नाना और नानी से मिलने के लिए बेचैन हूँ, बदर ने बानो के कान में सरगोशी की। उसके जवाब में बानो ने उसे घूरा। फिलहाल उन्हें भूल जाओ, सबसे पहले हमें उस नागराजा को मनाना है, उसके बाद हम अपने खानदान वालों के बारे में सोचेंगे। बानो ने दांत पीसकर जवाब दिया और बदर को खामोश रहने का कहा। थोड़ी ही देर बाद वो एक झोंपड़ी में दाखिल हो गए। झोंपड़ी को अंदर से खूबसूरती से सजाया गया था। वहाँ ज़रूरत की ख्वाहिश मौजूद थी, जबकि सामने ही एक तख्त पड़ा था, जहाँ पर एक शख्स आलीशान लिबास पहने आलीशान तख्त पर बैठा हुआ था। उसके सर पर एक ताज था। यकीनन वही नागराजा था। उसके दोनों हाथ अंगूठियों से भरे हुए थे, जबकि उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जो आदमी उन्हें नागराजा के सामने लाया था वो अदब से झुका। उसकी देखा देखी बानो और बदर भी झुक गए और नागराजा को सलाम किया। बानो ने बदर को खामोश रहने का इशारा किया कि कहीं वो कोई गड़बड़ ना कर दे। नागराजा ने आदमी की तरफ सवालिया नजरों से देखा। आदमी ने कहा, ये बच्चे बताते हैं कि ये हमारी ही बिरादरी के हैं और आपके पास मदद तलब करने के लिए आए हैं। नागराजा ने उसे इशारे से साइड पर हो जाने को कहा। वो आदमी झोंपड़ी से बाहर निकल गया। अब वहां पर सिर्फ नागराजा, बदर और बानो मौजूद थे। नागराजा पुरसोच नजरों से बदर और बानो को घूर रहा था। उसकी आंखों में शनासाई की एक हल्की सी रमक थी, लेकिन वो इस बारे में पुरयकीन नहीं था। नागराजा ने बात शुरू करने का इशारा किया। बानो ने नागराजा को अपनी माँ के बारे में बताया कि वो एक सपेरे के काबू में है। बानो ने उससे मदद तलब की। अचानक राजा के जहन में एक धमाका हुआ और उसे कुछ बरस पहले बगावत करने वाली लड़की का अक्स अपने जहन में मिल गया। वो एकदम गुस्से से खड़ा हो गया। उसकी आंखों से अंगारे निकल रहे थे। उसने बदर और बानो की मदद करने से साफ साफ इनकार कर दिया। तुम्हारी माँ ने हमारे कवानीन की खिलाफ वर्जी की थी। हमने तुम्हारी माँ को पहले ही समझाया था कि इस किस्म की गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी और अगर गलती सरजद होगी तो हमारे पास उसकी माफ़ी नहीं है। लेकिन उसने हमारी एक भी बात ना मानी और जिस दिन वो इंसानों के पास गई उसी दिन वो हमारी बरादरी से भी निकल गई। इसके बाद उस पर कोई भी मुसीबत आए, कोई भी परेशानी क्यों ना हो, हम उसकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि ये मुसीबत उसकी आप लाई गई है। हमने उसे समझाया था कि इंसान नागों के दुश्मन है। ये कहकर राजा खामोश हो गया। बानो कहने लगी कि मेरी माँ अपने किए पर बहुत पछताती रही है। मैंने उन्हें अक्सर रोते हुए देखा है और आप लोगों को याद करते हुए देखा है। वो अपने किए पर शर्मिंदा थी और वापस आना चाहती थी, लेकिन हम दोनों की वजह से मजबूर हो गई। वो अपने कबीले को बहुत याद करती थी और मुझे भी आप लोगों के बारे में अक्सर बताया करती थी, लेकिन उनकी गलती की वजह से सारे रास्ते उन पर बंद हो गए। उनके लिए ना सही हम दोनों के लिए मदद कर दें। बदर और बानो दोनों राजा की मिन्नतें करने लगे और अपनी माँ के लिए राजा के कदमों में गिर गए और फूट फूट कर रोने लगे। बानो मजीद कहने लगी कि मेरा भाई 17 सालों से अपनी माँ का चेहरा देखने के लिए बेचैन है। ये पैदा हुआ था जब इसकी माँ इसे छोड़कर चली गई थी। हम बड़ी उम्मीद से आपके पास आए हैं, हमारी उम्मीद तोड़कर हमें जीते जी मत मारे। राजा ने उन्हें उठाया और कहा, ठीक है, मैं तुम लोगों की मदद करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है।
कि उसको बाजियाब करवाने के बाद तुम उसको इस कबीले में नहीं लाओगे। मैंने अभी तक उसे माफ़ नहीं किया, क्योंकि उसकी गलती की माफ़ी है ही नहीं। मैं सिर्फ तुम लोगों के लिए ये सब कर रहा हूँ। और जहाँ तक इस कबीले का सवाल है, तो तुम लोगों के लिए इस कबीले के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। बानो और बदर के लिए यही काफ़ी था। बानो कहने लगी, आप हमें उस सपेरे तक पहुँचा दें। हमें नहीं पता कि वह सपेरा कहाँ पर है। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे नहीं ढूंढ पाई। उस वक्त मैं कम उम्र थी और मेरे पास ताकतें भी कम थी, जिसकी वजह से मैंने उसकी तलाश खत्म कर दी। मैंने आपका नाम सुन रखा था और आपसे मिलने के लिए इतने सालों से इंतजार कर रही थी। राजा ने कहा, इससे पहले उसे तलाश करने के लिए मुझे एक अमल करना पड़ेगा, तभी मुझे मालूम हो सकता है कि वो कहाँ पर है। वो रात चांद की 14वीं रात थी। राजा चांद की रोशनी में चलता हुआ जा रहा था। उसका रुख एक नदी की तरफ था। वो नदी के किनारे जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर बाद वो अपने असली रूप में आ गया। देखने में यूं मालूम हो रहा था जैसे वो झूम रहा हो। काफी देर वो अपना ये अमल दोहराता रहा। उसके बाद वो दोबारा इंसानी रूप में आया और इस नदी से मिट्टी का प्याला भरा और उसे जमीन के ऊपर रख कर उस पर कुछ पढ़कर फूंकने लगा। काफी देर बाद ये सिलसिला चलता रहा। अचानक उसके जिस्म को एक जोरदार झटका लगा। उसने जल्दी से प्याले में देखा, वहां पर सपेरे का अक्स था। दिखाया जाने वाला मंजर किसी फिल्म की तरह चल रहा था। राजा को पता चल गया कि सपेरा इस वक्त कहाँ है। वो रात बानो और बदर ने आंखों में काट कर गुजारी। नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। वो ये सिर्फ दुआ कर रहे थे कि किसी तरह उनकी माँ का पता चल जाए। सुबह होते ही दोनों राजा के पास पहुंचे। राजा आगे उनका इंतजार कर रहा था। क्या आपको पता चला कि मेरी माँ कहाँ पर है? बदर ने तेजी से सवाल किया। हाँ, मैं जान गया हूँ। तुम्हारी माँ अभी भी सपेरे के पास है और खुशी की बात यह है कि तुम्हारी माँ जिंदा है। वो सपेरा अभी एक छोटी सी बस्ती में रह रहा है। मैं तुम लोगों को उस बस्ती तक पहुंचा दूंगा। मेरा एक आदमी भी तुम लोगों के साथ जाएगा और तुम लोगों की मदद करेगा। उसकी झोंपड़ी में एक पुराना संदूक है जिसमें उसने तुम्हारी माँ को रखा हुआ है। राजा ने मजीद कहा, मुझे अपने इल्म से एक और बात पता चली है कि उस सपेरे ने तुम्हारी माँ को नागमणि के लिए अपने काबू में किया था, लेकिन वो ये बात नहीं जानता कि नागमणि पहले ही हम उससे ले चुके हैं। अब वो तुम लोगों की माँ को तंग कर रहा है और उसे अजियतें दे रहा है। वो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है और मज़ीद अजियतें सहने की हिम्मत नहीं है। जल्दी से जाकर अपनी माँ को बचा लो, वरना तुम बहुत जल्दी उसे खो दोगे। बदर और बानो ये सुनकर परेशान हो गए और राजा से इजाज़त तलब करने लगे। राजा ने बदर और बानो के साथ अपने एक आदमी को भेजा। दोनों की ताकतें वापस आ चुकी थीं और दोनों के बारे में राजा जान चुका था। इस वजह से वो वहां से लम्हों में ही निकल गए। थोड़ी ही देर बाद वो सपेरे की झोंपड़ी के सामने खड़े थे। वो इंसानी रूप धार कर झोंपड़ी में दाखिल हो गए, जबकि राजा का आदमी उन्हें इस चीज से मना कर रहा था। वो कह रहा था कि सपेरे को तुम लोगों के बारे में पता चल जाएगा, ऐसा मत करो। लेकिन बदर और बानो ने उसकी बात ना मानी और झोंपड़ी के अंदर चले गए। जैसे ही वो झोंपड़ी में दाखिल हुए, सपेरे ने यकदम गर्दन उठाई। उसे इस चीज का अंदाजा हो चुका था कि ये मर्द और औरत नाग और नागिन है। बानो उससे बात करने लगी। दरअसल हमारे घर में एक सांप आ गया है। हमें किसी से पता चला है कि आप सांपों को पकड़ते हैं। हमारे घर के 2 अफराद उस सांप से डसने की वजह से अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं। क्या आप मेहरबानी करके हमारे साथ चल सकते हैं? बानो समझ रही थी कि वो इसे बेवकूफ़ बना लेगी, जबकि सपेरा दिल ही दिल में हंस रहा था और उनकी बेवकूफ़ी पर लुत्फानंदोज हो रहा था। अपनी बीन पर उसने अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। उसने बानो और बदर को वहीं बैठने का इशारा किया और खुद बाहर निकल गया। बानो की आंखें संदूक को तलाश कर रही थी। चंद लम्हों बाद ही उसे वह संदूक नजर आ गया। अभी वह संदूक को खोलने ही लगी थी कि उनके जिस्म को एक करंट लगा। सुपेरा हाथ में बीन उठाए बजा रहा था। बदर और बानो के लिए खुद पर काबू पाना मुश्किल हो गया था। वो कोशिश कर रहे थे कि वो अपने असली रूप में ना आए, लेकिन ये सब उनके बस से बाहर की बात थी। और फिर बदर और बानो अपने असली रूप में आ गए और सुपेरे की बीन पर झूमने लगे। सुपेरा आहिस्ता आहिस्ता उन्हें एक डब्बे के करीब ला रहा था ताकि उन्हें वहां पर कैद कर सके। इससे पहले कि वो इसमें दाखिल होते, सुपेरा चीखता चिल्लाता पीछे जा गिरा। नाग राजा के खास आदमी ने नाग के रूप में आकर सुपेरे को डस लिया था। सुपेरे के मुंह से सफेद मादा निकलने लगा और वह जमीन पर तड़पने लगा। वो अपने साथ पड़ी शीशी को उठाने की कोशिश कर रहा था। यकीनन इसमें जहर का तोड़ मौजूद था, लेकिन बदर और बानो ने उसे इस चीज का मौका ही नहीं दिया और उसे डसने लगे। पल में ही सुपेरे की रूह इस दुनिया से परवास कर गई। थोड़ी देर बाद बानो और बदर अपने असली रूप में आ गए और उन्होंने जल्दी से जाकर वो संदूक खोला। वहां पर एक नागिन कैद होती है। बानो ने नहायत आराम से उसे जमीन पर रखा और देखते ही देखते वो एक औरत की शक्ल इख्तियार कर गई। वो काफी बीमार लग रही थी।
बानो और बदर की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उन्होंने अपनी माँ को बचा लिया था और उसे दोबारा हासिल करने में कामयाब हो गए थे। थोड़े अरसे बाद बानो और बदर की देखभाल और मेहनत से उनकी माँ दोबारा ठीक हो गई, लेकिन नागराजा ने अभी तक उसे माफ़ नहीं किया था। लेकिन अब उसे इसकी चाह भी नहीं थी। वो खुश थी कि उसकी औलाद उसके पास मौजूद है।